नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में। आपका तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोंडा में एक कार में 14 साल की लड़की का शव मिला है। आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी एक कार में लाश बरामद हुई है, शव बरामद हुआ है। 4 दिन पहले अगवा हुई लड़की का शव मिलने से अब हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव को छिपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। गोंडा शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये उसी आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और जिस लड़की का शव बरामद हुआ है वो 14 साल की लड़की थी। किसने इस लड़की की हत्या की और हत्या के बाद क्या शव को यहाँ पर छिपाने की कोशिश की गई, या फिर उस लड़की की हत्या क्यों की गई, क्या वजह इसके पीछे रही, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और साथ ही साथ आशाराम आश्रम जिसके अंदर खड़ी कार में ये शव मिला है, अब वो आश्रम भी सवालों के घेरे में आ गया है कि उस आश्रम तक लाश कैसे पहुंची। बाबू आश्रम में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में है। यहीं पर बेमौर गांव की एक लड़की जिसका नाम स्वाति बताया जा रहा है, 14 साल की है, वो 4 दिन पहले लापता हुई थी, और आज सुबह जब इसका शव मिला तो कहीं न कहीं यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और लगातार जांच की बात कर रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम का इंतजार पुलिस कर रही है। परिजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि 4 दिन पहले लापता लड़की का शव रहस्यमय परिस्थितियों में आश्रम के अंदर कार में कैसे मिला। हालांकि पुलिस लगातार जांच की बात कर रही है, और तमाम पहलू जो हैं जो निकल कर आ रहे हैं, चाहे आश्रम से जुड़े हों, चाहे आसपास से जुड़े हों, या फिर और भी जो तमाम आशंकाएं हैं उसको लेकर पुलिस जांच की बात कर रही है। त्रिपाठी, न्यूज़ 18 गोंडा। तो जिस लड़की की लाश मिली है उसकी पहचान भी हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि लड़की के पिता भी 3 साल से गायब हैं। अभी तक कोई जानकारी इसे लेकर नहीं मिली है। 3 साल पहले पिता और अब बेटी पहले लापता हो जाती है, उसके बाद उसका शव मिलता है एक आश्रम के अंदर खड़ी कार में। पिता का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन बेटी की लाश मिल गई है। 14 साल की लड़की 4 दिन पहले शाम को 7 बजे अगवा हुई थी, और परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब आज सुबह 4 बजे लड़की की लाश एक कार में मिली है, और कार खड़ी है आशाराम आश्रम के अंदर। तो 14 साल की किशोरी थी जिसका शव बरामद हुआ है, और बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ये अगवा हुई थी, लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत तो पुलिस को दर्ज कराई, लेकिन अब लड़की का शव बरामद हुआ है। तो किसने उसकी हत्या की, क्या मंशा इसके पीछे थी, क्या मकसद इसके पीछे था, ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं लड़की की हत्या के बाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से देवमणि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवमणि, आप वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी किस तरह से जांच चल रही है इस पूरे मामले की, क्योंकि सवाल कई हैं कि किसने उसकी हत्या की, क्या यह हत्या का मामला है, और उसके बाद कैसे इस आश्रम तक लाश पहुंची, क्या जानकारी? देखिए, जैसा कि हमारी परिजनों से बातचीत हुई, जो लड़की की मां गीता पांडे है, उनका यह कहना है कि उनका किसी से जमीनी विवाद और कुछ संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 3 साल पहले उसके पति को पहले अपहरण किया गया या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए, और उनका अब तक नहीं पता चला। और जब 4 दिन पहले स्वाति पांडे का भी यहाँ से अपहरण होता है, तो उनका कहना है कि शाम के 7 बजे के आसपास अचानक घर से के बाहर से ही लापता हुई और उसको ढूंढा गया। हालांकि उसकी मां ने यह भी बताया कि आश्रम में उसके आसपास भी तलाशा गया था। तो कहीं न कहीं ये निकल के आ रहा है कि अगर इसको पहले अगवा किया गया, उसके बाद कहीं और ले जाकर मारा गया, फिर चूंकि आश्रम पहले से ही चर्चाओं में है, उसको तमाम वजहों से लेकर सुर्खियों में है, वहां पर लाकर कार में प्लांट किया गया। तो जो हत्यारे हैं, जो लोगों ने अगवा किया, जिन्होंने हत्या की, वो कहीं न कहीं उसको छिपाने की भी कोशिश की, तथ्यों को कि किस तरह से कहीं मारा कहीं और गया और छिपाया कहीं और गया। तो जो लगातार हमारी बातचीत हुई रही है पुलिस से, उनका ये भी कहना है कि 4 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी, लड़की को काफी तलाशा गया था, लेकिन लड़की का पता नहीं चला। अब जब शव मिला है तो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस भी
लगातार जांच की बात कर रही है। लेकिन जो नए तथ्य निकल के आए हैं कि उसके पति की भी, जो महिला गीता पांडे, उसके पति को भी पहले अगवा ही किया गया था, लापता हुए थे 3 साल पहले, उनका भी शव नहीं मिला है। लेकिन लड़की को 4 दिन पहले उसका अगवा किया जाना, फिर हत्या करना, और जो पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि इन लोगों का ये भी आरोप है कि उसके साथ और भी कोई अनहोनी ना हुई हो, मारा पीटा गया है। क्योंकि शव इन लोगों ने, परिजनों ने देखा, उसमें ये बहुत सारे सवाल हैं काफी ऐसे। चोटें हैं। देवमणि, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, जांच कहां तक पहुंची है, सुनवाते हैं आपको। जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो लड़की के पिता 3 साल से गायब है, लेकिन लड़की की मां का क्या कहना है वो भी सुनिए। के साथ में झगड़ा की, बाहर चली गई, बस इतनी देर में उसने कोई उठा लेगा, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ था। कितने दिन पहले उठाया गया था? कब? मंगलवार को 7:30 बजे शाम को। रात में ये भी नहीं मिली तो मन खुद को सोचना नहीं बने, सोचने से नहीं पता चला उनका। बोले FIR दर्ज करो, FIR दर्ज की तो FIR लेकर आई हूँ। मस्ती किया गई, यहाँ पे गई तो पता है कि जाके गुमशुदा मजमा को लगाई है। ऋषभ, माफ कीजिएगा, देवमणि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवमणि, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है और सवाल कई हैं, शंकाएं कई हैं कि आखिरकार अगर पिता पहले गायब हुए, 3 साल पहले ही पिता गायब हो गए, अभी तक कोई जानकारी उसकी नहीं मिली, अब लड़की भी गायब हो जाती है, क्या ये पुराना, जैसा कि आप बता रहे थे कि पुराना कोई विवाद था जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि टारगेट लोगों को किया जा रहा है? लड़की की मां ने पहले इस तरह की बात नहीं की थी, पहले गुमशुदगी की बात बताई थी। उसके बाद जब आज न्यूज 18 से बातचीत हुई है महिला की, तो गीता पांडे ने ये बताया है कि चूंकि 3 साल पहले भी उनके पति की चूंकि, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज ये भी है कि जो आसपास के लोगों का कहना है, जो आम चर्चाएं वहाँ पे है, उसमें ये कहना है कि पति का और इस महिला का जो अक्सर विवाद रहता था, मारपीट भी हुई थी कई बार। उसके बाद अचानक से पति राहत परिस्थितियों में लापता हुए, और 2 साल पहले इस लड़की की स्वाति पांडे का भी कहीं एक्सीडेंट हुआ था, तो पढ़ाई छोड़कर उसको घर बैठना पड़ा था। 2 साल तक लगातार वो घर में रही। परिजनों का लगातार ये कहना है कि वो मानसिक तौर पे भी परेशान थी। तो कहीं ना कहीं 4 दिन पहले इसका लापता होना और परिजनों में विवाद, आपस में विवाद, और अचानक से न्यूज 18 पर आकर ये कहना मां का कि जो संपत्ति विवाद है और जमीनी विवाद है आसपास के लोगों को, तो ये भी हो सकता है कि किसी को फंसाने की भी साजिश की जा रही हो, या फिर और भी तथ्य हो, या जो लड़की की मौत की वजह कोई और हो, संपत्ति विवाद ना हो, कुछ अन्य वजह हो। पोस्टमार्टम में ये चीज भी निकल के आ जाएगी कि उसके साथ कोई कहीं दुष्कर्म या और भी कोई इस तरह की वारदात तो नहीं हुई है, और चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे दुष्कर्म की बात हो या हत्या की बात हो, ये सभी तथ्य पोस्टमार्टम और पुलिस की प्राथमिक जांच में निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो मां का कहना है, वो संपत्ति विवाद जो इस तरह से अचानक से कहना, वो कहीं ना कहीं कुछ और सवाल खड़े करता है और किसी तरफ इशारा करता है। लेकिन पुलिस लगातार इस पे जांच की बात कर रही है। स्थानीय लोगों में बिल्कुल। देवमणि, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। कानपुर में लॉकर बंद, जेवर गायब। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब जेवर की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि इस बीच एक और बैंक लॉकर से जेवर गायब होने की खबर सामने आ गई। फीलखाना इलाके के फूलबाग में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर गायब हो गए हैं और बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 40 लाख के जेवर गायब हो चुके हैं। पीड़ित की शिकायत पर फीलखाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फूलबाग ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तो देखिए, पहले सेंट्रल बैंक के 9 लॉकर जिनमें सेंधमारी की गई,
अब बैंक ऑफ इंडिया में भी यही खबर निकलकर सामने आई कि लॉकर में जो जेवर रखे गए थे वो वहां से गायब हो गए हैं। लोग इसलिए बैंक में जेवर रखवाते हैं ताकि घरों से चोरी ना हो जाए, लेकिन अगर बैंक के लॉकर से ही चोरी होने लग जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि बैंक पल्ला झाड़ रहा है इस पूरे मामले से। अमित गंजू कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, लगातार ऐसी खबरें आ रही है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, अगर बैंक से भी जेवर चोरी होने लग जाए तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन होगा? एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है। इन सब के बीच पहले सर आप एप्लीकेंट, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए इस पे लिखा है हमारे यहाँ लॉकर सस्ते दरों पर हैं। लॉकर को अट्रैक्शन बनाया गया है, तमाम ज्वेलरी वेलेबल्स की चीजें के एक स्लोगन दिखाया गया। इन सब के बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं जो, आइए मैम आप इधर आइए। ये देखिए लॉकर, आप लॉकर ऑपरेट करने आई हैं? जी, चेक करने आए हैं। चेक करने, क्या कोई खास बात? नहीं भाई, चेक नहीं, बस मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था जो अभी बैंक्स में हो रहा है उसको लेकर मन में डर बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल। इस ब्रांच में भी कल एक किस्सा हुआ, मालूम है आपको? हाँ, इसीलिए बस चेक। अच्छा, आप भी इसीलिए आई हैं? कितने दिन बाद आई हैं मैम? अभी आए थे 15-20 दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले आए। आप कुछ घबराई लग रही है मैम? घबराने वाली बात ही है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अच्छा, तो देखिए लोग परेशान हैं। अमित गंजू लगातार जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अधिकारियों को सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये सीएम की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। गरीबों की दुकानों पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा, सीएम ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं, गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि गरीबों की झोपड़ी पर, गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो सिर्फ जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो माफिया हैं, जो अवैध निर्माण करवाते हैं, सिर्फ उन्हीं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आदेश दिए गए। और चलिए महंगाई की अब बात कर लेते हैं। इस समय नींबू के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगरा में 10 दिन पहले 200 रुपए बिकने वाला नींबू आज 300 से 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वैसे तो सारी ही सब्जियां महंगी हो चुकी है, लेकिन नींबू में जिस महंगाई की नजर लगी है उससे लोग हैरान हो चुके हैं। आलम ये हो गया है कि लोग नींबू खरीदने से ही परहेज करने लगे हैं। बिगड़ेगा ही। जो 50 रुपये का सौदा आता था 70-80 रुपये का, 100 रुपये का आ रहा। फर्क तो पड़ा ना हर चीज़ में, एक चीज़ नहीं हर चीज़ में। कुछ गर्मी की वजह से कुछ सब्जियां आ नहीं रही हैं, बाहर की सब्जियां आ रही हैं। तुरई, भिंडी, टिंडे, सारी सब्जियां 100 रुपये किलो हैं। नींबू 320 रुपये किलो है। खरबूजा 60 रुपये, गोभी 100 रुपये, सब सब्जियां आसमान छू रही हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में बड़े ही उत्साह के साथ, आस्था के साथ मोक्षदायिनी यमुना का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। अपनी पटरानी के जन्मदिन मनाने के लिए खुद श्रीनाथ जी गर्भगृह से निकले और यमुना तट पर जाकर 108 साड़ियों से यमुना जी को 16 श्रृंगार कराया। भगवान के हाथ में साड़ी का एक किनारा और यमुना के दूसरे फाड़ तक चुनरी ओढ़े यमुना जी का नजारा भक्तों को एक अलग ही आनंद दे रहा था। अपनी प्रियतमा का अलौकिक 16 श्रृंगार और 56 भोग लगता देख श्रीनाथ जी मंदिर में मन से ही मुस्कुरा रहे थे और भक्त जुगल जोड़ी प्रिया प्रियतम सरकार की जय जयकार करने में जुटे हुए थे। इसीलिए हम सब एकत्रित होकर के यमुना जी का पूजन करते हैं। ना छठ के दिन अपनी प्रिया जी के जन्म महोत्सव पर लाल जी स्वयं चल कर के यमुना तट आए और अपने कर कमलों से श्री यमुना जी को ओढ़नी उड़ाई, चुनरी का मनोरथ किया। और इस मनोरथ में हमारे वृंदावन के महत् पुरुष सभी संत कथा व्यास आकर के उस उत्सव की महोत्सव की शोभा बढ़ाए। सभी वैष्णव जन यहाँ आए, बहुत आनंद यमुना जी के तट पर प्राप्त हुआ।
तो दूसरी तरफ मथुरा में सड़क हादसा भी हुआ है। आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। हादसे में स्कूल जा रहे मासूम छात्र की मौत हो गई है और आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा सामने आया। ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और मासूम छात्र की हादसे में मौत हो गई। किस तरह से यह हादसा हुआ वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों के जरिए। तो वजह क्या रही हादसे के पीछे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तेज रफ्तार के चलते अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। स्कूल जा रहे एक छात्र की मौत हो गई है इस हादसे में। मथुरा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात करते हैं जौनपुर की। तेज रफ्तार स्कूल वैन पलट गई है। हादसे में वैन में सवार 5 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद वैन ड्राइवर फरार हो गया है और वैन में 15 बच्चे और 2 टीचर दरअसल सवार थे और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गौरा बादशाहपुर थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। यूपी की जेलों में अब महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र बजेगा। जेलों में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजाए जाएंगे और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यूपी की जेलों में धार्मिक प्रवचन सुनने को मिलेगा और इस धार्मिक प्रवचन का प्रसारण भी होगा, ऑडियो प्रसारण रहेगा। माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि पिछली 5 साल सरकार चलाने के बाद दोबारा हम लोगों को सेवा का अवसर दिया। और मैं तो प्रेरणा मोदी जी से लेता हूं, योगी जी से लेता हूं। मन में ये था कि जेल में जो कैदी बंद हैं, कहीं न कहीं कुछ तो पेशेवर अपराधी होते हैं, कुछ अपराधी ऐसे बन जाते हैं न चाहते हुए भी कोई घटना घट जाती है और वो जेल में चले जाते हैं और जेल में जाने के बाद उनको पश्चाताप होता है। तो मेरे मन में यह था कि ऐसे बहुत से कैदी भी होंगे जो अनायास घटना घट गई होगी और वो जेल में होंगे और वो बदलना चाहते होंगे अपनी मानसिकता। तो मेरी भी इच्छा है कि उनको अवसर दिया जाए उनकी मानसिकता मानवदशा बदलने के लिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म का देश है, सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब ईश्वर को मानने वाले हैं। जहाँ जहाँ कथा भागवतें और ऋषि मुनियों का तप और ये सब होता था या मंत्रों का उच्चारण होता है, मेरा मानना है कि वहाँ से वातावरण बदलाव होता है, लोगों की मनोदशा बदलती है। इसलिए मेरे निर्देश किया कि सुबह प्रार्थना के बाद में गायत्री मंत्र का उच्चारण या महामृत्युंजय का उच्चारण हो, तो हो सकता है कि उन कैदियों की भी मनोदशा बदले, उसमें व्यवहार में। तो अगर बदलती है तो बेहतर हम भी अवसर देंगे उनको और वो जाकर के बाहर, जब जेल से बाहर जाएंगे तो एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो एक मैसेज भी अच्छा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी।